हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और इस चैनल पे आपको पता है कि स्टडी के रिलेटेड वीडियो ही आते हैं। तो हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के सेकेंड बैच के स्टूडेंट हैं और आज का रिवीजन हम कर रहे हैं 1857 की क्रांति, जो कि नोट से है। नोट से पूरा रिवाइज करेंगे और वीडियो आपको देखने के बाद आपको याद हो जाना चाहिए, मुझे भी याद हो जाना चाहिए, इसलिए मैं रिविजन का वीडियो डाल रहा हूँ। आपको रिविजन करने में आसानी हो, देखना है तो देख सकते हैं। और इसमें मतलब रिवीजन फुल रिवीजन करेंगे कि मतलब पूरा याद ही हो जाए, ऐसा नहीं कि पढ़ते चल गया। थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे और याद ही करेंगे। रिवीजन तो वीडियो है लेकिन एक तरह से याद ही करने का कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी चैनल पर डालेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 1857 का विद्रोह शुरू से देखते जाते हैं क्या हुआ था, इस टाइम में कौन क्या था। 1857 इस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय थे। इस समय 1857 के विद्रोह के समय मतलब 1857 में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय थे। इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इस समय 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इस विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉम्सटन इस विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉम्सटन इस विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पॉम्सटन थे। इस विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पॉम्सटन थे। और विरोधी दल के नेता डिजरेली था। विरोधी दल का नेता कह सकते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, जैसे कि अभी के समय में भारत में राहुल गांधी विरोधी दल के नेता हैं। उसी प्रकार से 1857 के समय उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉम्सटन और विरोधी दल के नेता डिजरेली था। 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय विरोधी दल का नेता। इस विद्रोह के शुरू होने के समय ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनिसन थे। इस विद्रोह के शुरू होने के समय ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनिसन थे। इस विद्रोह के शुरू होने के समय ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनिसन थे। इस विद्रोह के शुरू होने के समय ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनिसन थे, लेकिन बाद के दिनों में कैंपबेल ब्रिटिश सेनापति बनकर आए। जब विद्रोह शुरू हो रहा था 1857 का, तो इस समय ब्रिटिश सेनापति कौन थे? जॉर्ज एनिसन थे। इस विद्रोह के शुरू होने के समय ब्रिटिश सेनापति कौन थे? जॉर्ज एनिसन थे। लेकिन बाद के दिनों में कैंपबेल ब्रिटिश सेनापति बनकर आए। कौन आया? कैंपबेल आया। कैंपबेल बनकर आए। इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता था दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता। इस विद्रोह के समय इस विद्रोह का सबसे मुख्य पक्ष मतलब कि कह सकते हैं मजबूत पक्ष, मतलब सबसे ज्यादा क्या मतलब मजबूत था, तो हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष था। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह चपाती और कमल का फूल था। चपाती और लोटस, जिसको कह सकते हैं रोटी और कमल का फूल। 1857 का क्रांति का प्रतीक चिन्ह चपाती और कमल का फूल था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह चपाती और कमल का फूल था। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इस विद्रोह के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 ईस्वी के इस विद्रोह के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया। तो दोस्तों अब धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं कि 1857 का विद्रोह का कारण क्या था, तत्कालीन कारण क्या था। इसके स्वरूप को देखेंगे, राजनीतिक कारण देखेंगे, आर्थिक कारण देखेंगे, सारे कारण देखेंगे। ओके, तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल किया गया था। एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल किया गया था। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना था। एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था दोस्तों? ये किसके स्थान पर? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन चर्बीयुक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। ब्राउन बेस राइफल की जगह पे एनफील्ड राइफल शामिल किया गया था दोस्तों। एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर आया था दोस्तों, जो कि दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था।
दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। एनफील्ड राइफल का चलाने हेतु प्रशिक्षण, एनफील्ड राइफल जैसे कि नया नया समझ सकते हैं, मतलब सर ने जैसा समझाया वैसा मैं भी आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ कि जैसे कि मार्केट में नया नया ईवीएम आया होगा या नया नया राफेल दूसरे देश से आता है, तो उसको चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है कि उसमें ये स्टीयरिंग है, मतलब नया वर्जन है तो कैसे चलेगा। तो चर्बी कारतूस वाले जब एनफील्ड राइफल आया तो उसके चलाने हेतु प्रशिक्षण बंगाल के दमदम में दिया जाता था। बंगाल के दमदम, पंजाब के अंबाला और पाकिस्तान के सियालकोट में दिया जाता था। एनफील्ड राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण बंगाल के दमदम, पंजाब के अंबाला और पाकिस्तान के सियालकोट में दिया जाता था। एनफील्ड राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण बंगाल के दमदम, पंजाब के अंबाला और पाकिस्तान के सियालकोट में दिया जाता था। एनफील्ड राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण बंगाल के दमदम, पंजाब का अंबाला और पाकिस्तान का सियालकोट में दिया जाता था। एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले कारतूस के ऊपरी खोल को लेकर यह पता चला कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। एनफील्ड राइफल के कारतूस मतलब गोली के ऊपर खोल को लेकर यह पता चला कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। आधुनिक अनुसंधान यह बतलाता है कि कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। यह बात सत्य है। ऐसा अंग्रेज इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज भारत में हिंदू और मुसलमान का धर्म नष्ट करके उसे ईसाई करना चाहता था, क्योंकि हिंदू के लिए गाय के लिए चर्बी मतलब बहुत ही, गाय का मांस बहुत ही श्रद्धा का विषय है और मुसलमानों के लिए सुअर शब्द भी श्रद्धा का विषय है। तो यही दोनों का धर्म नष्ट करके उसे ईसाई बनाना चाहता था। कारतूस के ऊपरी खोल पर गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है, इस बात की जानकारी मंगल पांडे को लगी। मंगल पांडे दोस्तों, मंगल पांडे को लगी, मतलब किसी तरह से कारतूस के ऊपरी खोल पर गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है, इस बात की जानकारी मंगल पांडे को लगी, तो उन्होंने एनफील्ड राइफल का प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे जो थे बंगाल के बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे जो थे दोस्तों बंगाल के बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे जो थे दोस्तों बंगाल के बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। दोस्तों मंगल पांडे जो थे बंगाल के बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग ने मंगल पांडे पर दबाव बनाया कि एनफील्ड राइफल का प्रयोग में लाएं, लेकिन मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार करते हुए 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग को गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग ने मंगल पांडे पर दबाव बनाया कि वो एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाए, लेकिन मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से साफ इनकार कर दिया और इनकार करते हुए 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिस कारण मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। इसमें दो इंपोर्टेंट डेट है दोस्तों। मंगल पांडे ने जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कब की? 29 मार्च 1857 को। जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या मंगल पांडे ने 29 मार्च को हत्या किया और अप्रैल में उसको फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857 को सबके सामने फांसी की सजा दे दी गई, मतलब फांसी पर लटका दिया गया मंगल पांडे को। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे दोस्तों। मंगल पांडे जो थे उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे। तो 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या मंगल पांडे ने कर दी, जिस कारण से उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के ऐसे नेता हुए जो विद्रोह शुरू होने के पहले ही शहीद हो गए। मंगल पांडे क्योंकि 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया और विद्रोह शुरू होने से पहले ही मंगल पांडे की मृत्यु, शहीद हो गए वो, और इन्हीं की वजह से ये 1857 का क्रांति का तत्कालीन कारण यही बना और 1857 की क्रांति का ये कारण बना दोस्तों। और अंग्रेजा 1857 की क्रांति के बारे में और भी डिटेल से चीजें जानेंगे और इसमें अंग्रेजों द्वारा कुछ मत दिए गए हैं 1857 की क्रांति के बारे में, उसको देख लेते हैं दोस्तों, फिर आगे और भी चीजें देखनी है। अंग्रेज विद्वान द्वारा दिए गए मत, मतलब 1857 की क्रांति के बारे में अंग्रेज विद्वान थे, उन्होंने क्या क्या कहा, इसका प्रकृति और स्वरूप क्या था वो देखते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह स्वरूप या प्रकृति को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। भारतीय विद्वान की अलग राय है और वहीं ब्रिटिश विद्वान की अलग राय है। तो प्रमुख भारतीय विद्वान की राय याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन हुए। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार कौन हुए? एस.एन. सेन हुए। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन हुए।
1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार एसएन सेन हुए। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार कौन हुए? एसएन सेन हुए। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार एसएन सेन हुए। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार एसएन सेन हुए। इन्होंने 1857 नामक पुस्तक की रचना की है। 1857 नामक पुस्तक की रचना एसएन सेन ने की है और 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार एसएन सेन हुए। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार एसएन सेन हुए। इनका मानना था कि 1857 का विद्रोह धर्म को लेकर शुरू किया गया, इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। 1857 के विद्रोह के बारे में एसएन सेन का मानना था कि इसका शुरुआत धर्म को लेकर शुरू किया गया, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार एसएन सेन हुए। इन्होंने 1857 नामक पुस्तक की रचना की। इनका मानना था कि 1857 का विद्रोह धर्म को लेकर शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। बीडी सावरकर का मानना था भीमराव सावरकर नहीं दोस्तों, सॉरी बीडी सावरकर का मानना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बीडी सावरकर का मानना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बीडी सावरकर का मानना था कि 1857 का विद्रोह सुयोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार का मानना था कि 1857 का विद्रोह ना तो राष्ट्रीय, ना प्रथम और ना स्वतंत्रता आंदोलन था। आरसी मजूमदार का मानना था कि 1857 का विद्रोह ना तो राष्ट्रीय, ना प्रथम और ना ही स्वतंत्रता आंदोलन था। आरसी मजूमदार का ऐसा मानना था। रामविलास शर्मा का मानना था कि यह एक जन क्रांति है। रामविलास शर्मा का मानना था कि यह एक जन क्रांति है क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष तौर पर जनता ने भाग लिया था। रामविलास शर्मा का मानना था कि यह एक जन क्रांति है। रामविलास शर्मा का मानना था कि यह एक जन क्रांति है। रामविलास शर्मा का मानना था कि यह एक जन क्रांति है। अशोक मेहता का मानना था कि इस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। अशोक मेहता का मानना था कि इस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। अशोक मेहता का मानना था कि इस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। अशोक मेहता का यह मानना था कि इस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था क्योंकि इस समय भारत में राष्ट्रवाद की विकास नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का ऐसा मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था क्योंकि इस समय भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। वहीं अंग्रेजों का मत कुछ अलग होगा दोस्तों। भारतीयों ने अपने मत को मतलब बढ़ा चढ़ा कर दिखाया और वहीं अंग्रेज विद्वान ने इसको नॉर्मल तरीके से दिखाया। तो अंग्रेजी विद्वानों द्वारा मत जानते हैं दोस्तों। डिजराइली का यह मानना था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। डिजराइली कौन था दोस्तों? 1857 में ब्रिटेन का विरोधी दल का नेता था दोस्तों। टी.आर. होम्स का मानना था कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है। टी.आर. होम्स का क्या मानना था दोस्तों? यह एक सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है। टी.आर. होम्स का मानना था कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है। टी.आर. होम्स का मानना था कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है। टी.आर. होम्स का मानना था कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है। टी.आर. होम्स का मानना था कि यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध है। टी.आर. होम्स का यह मानना था कि यह सभ्यता और एवं बर्बरता के बीच का युद्ध है। जेम्स ऑट्रियम और डब्ल्यू टेलर का यह मानना था कि यह हिंदू और मुसलमान का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। जेम्स ऑट्रियम और डब्ल्यू टेलर का यह मानना था कि यह हिंदू और मुसलमान का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। जेम्स ऑट्रियम और डब्ल्यू टेलर का यह मानना था कि यह हिंदू और मुसलमान का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। एल.ई. रीज का यह मानना था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। एल.ई. रीज सीधा सीधे रीज का मानना था कि धर्मांधों और का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। जॉन सीले, मार्सेलेडे ट्रेविलियन जैसे विद्वानों का मानना था कि यह एक सिपाही विद्रोह है। जॉन सीले अलग है, मार्लेसन अलग है, ट्रेविलियन अलग है जैसे विद्वानों का मानना था कि यह एक सिपाही विद्रोह है। उपयुक्त लिखित विवरण से यह स्पष्ट होता है कि 1857 के विद्रोह को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूपों से परिभाषित किया। 1857 के विद्रोह को 1857 की क्रांति कहना ज्यादा उचित होगा क्योंकि इस विद्रोह में भारत में आमूलचूल परिवर्तन अर्थात बड़ा परिवर्तन हुआ। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस विद्रोह ने भारत में अंग्रेजी कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज की स्थापना किया, ब्रिटिश ताज का शासन का स्थापना किया। सो फ्रेंड्स, आगे आज का राजनीतिक कारण जानते हैं। राजनीतिक कारण क्या था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्वंद्व शासन लागू करना, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्वंद्व शासन लागू करना, वॉरेन हास्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस की आक्रामक नीति, वॉरेन हास्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस की
आक्रामक नीति था दोस्तों। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू किया गया सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू किया गया सहायक संधि 1857 की क्रांति का राजनीतिकरण था। 1857 की क्रांति का राजनीतिकरण लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू किया गया सहायक संधि। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू किया गया द्वंद्व शासन। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू किया गया द्वंद्व शासन। वारन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस का आक्रामक नीति। लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा लागू किया गया फॉरवर्ड पॉलिसी। 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 लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया राजहड़प नीति। ये सारे तत्कालीन कारण थे। आर्थिक कारण इसका क्या था दोस्तों? अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की वसूली को लेकर रैयतवाड़ी प्रथा, मालवाड़ी प्रथा और अस्थायी बंदोबस्त के जरिए भारतीयों का आर्थिक तौर पर शोषण करना। बहुत सारे टैक्स लगाकर भारतीयों का शोषण कर रहा था दोस्तों। सैन्य कारण क्या था? ब्रिटिश सेना भारतीय और यूरोपीय मूल के लोग रहते थे। ब्रिटिश सेना में मूल रूप से भारतीय और यूरोपीय मूल के रहते थे। भारतीय की संख्या ज्यादा थी ब्रिटिश सेना में। ब्रिटिश सेना में भारतीय सेना यूरोपीय के अनुपात में 5:1 था। मतलब कि 5 भारतीय है तो 1 यूरोपीय सेना रहता था। लेकिन फिर भी भारतीय मूल के सैनिकों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, कम वेतन दिया जाता था, निम्न पद दिया जाता था। इन्हीं सब कारणों से भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो भारतीय सेना और यूरोपीय सेना का अनुपात क्या था? 5:1। 5 भारतीय सेना पर 1 यूरोपीय सेना रहता था। लेकिन फिर भी भारतीय सेना को बड़ा पद नहीं दिया जाता था, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। धार्मिक और सामाजिक कारण क्या था? यह भी एक 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण बना दोस्तों। 5:1 ये संख्या याद रखना कि अंग्रेजों और ब्रिटिश सेना या यूरोपीय सेना और भारतीय सेना का अनुपात कितना था? 5:1। भारतीय सेना और यूरोपीय सेना का अनुपात, जहां भारतीय 5 रहते थे तो 1 यूरोपीय सेना रहता था। धार्मिक और सामाजिक कारण, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का अंत। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जब राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत कर दिया तो भारत के बहुत लोग इसको अपने धर्म को बोले कि ये मेरे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। लॉर्ड कैनिंग द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम को पारित करना। मतलब हिंदू पुनर्विवाह को लॉर्ड कैनिंग द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह को अधिनियम को पारित करना। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह लाल किले के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद जो भी मुगल बादशाह होगा वो लाल किले के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थानों पर रहेगा। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह लाल किले के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थानों पर रहेगा। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल शासक बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाए। 1856 के बाद लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल शासक बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे। 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित होना। 1850 में धार्मिक अयोग्यता नियम पारित होना। 1856 में सैनिक अधिनियम पारित होना। 1856 में सैनिक अधिनियम पारित होना। 1856 में सैनिक अधिनियम ये कहता था दोस्तों कि आपको समुद्र के पार जाके युद्ध लड़ना होगा। मतलब कि पहले जमाने में, मतलब 1856 से पहले यह था कि दोस्तों अगर आप समुद्र पार करके दूसरे देश लड़ने के लिए जाते हैं तो आपके परिवार वाले आपको अछूत मतलब आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं, आपको दूर रखते हैं, आपके साथ संबंध नहीं रखते हैं, ऐसा होता था। तो उसको अपवित्र माना जाता था। तो इसमें कहा गया कि नहीं, आपको जाके भी लड़ना होगा। विस्तार एवं नेतृत्वकर्ता 1857 की क्रांति का देखते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह मध्य भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और थोड़ा सा पश्चिमी भारत प्रभावित था। लेकिन ध्यान रहे कि दक्षिण भारत 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह के मध्य भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और थोड़ा बहुत पश्चिमी भारत प्रभावित था। लेकिन ध्यान रहे दक्षिणी भारत 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 के उत्तर प्रदेश के मेरठ से मानी जाती है। इसकी शुरुआत 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने किया।
1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई मानी जाती है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई मानी जाती है। इसकी शुरुआत 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने किया था। तो इसका कहाँ नेतृत्व करता, कैसे कैसे क्या हुआ, ये देखते हैं दोस्तों। जब मेरठ में विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई तो सारे सैनिक दिल्ली पे के लिए कूच कर दिए कि दिल्ली अब जाएंगे, मतलब मेन केंद्र राजधानी दिल्ली था, तो दिल्ली में अपनी शासन की स्थापना करेंगे, मतलब वहां पे विद्रोह करेंगे। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मानी जाती है। दिल्ली में 1857 का विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 से हुई। इस विद्रोह का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया। इस विद्रोह का दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बहादुर शाह जफर ने किया। वहीं सैन्य नेतृत्व वक्त खान ने किया था, क्योंकि बहादुर शाह जफर का उम्र बहुत ज्यादा हो गया था। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज निकलसन और हडसन जैसे अधिकारियों को भेजकर दंडात्मक कार्रवाई की। दिल्ली में विद्रोह के लिए किसे भेजा गया? निकलसन और हडसन को। दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया? निकलसन और हडसन को। दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया? निकलसन और हडसन को। दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया? निकलसन और हडसन को। दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया? निकलसन और हडसन को। निकलसन और हडसन को दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए भेजा गया। इस समय उर्दू शायर मिर्जा गालिब हुआ करते थे। मिर्जा गालिब दिल्ली में ही थे। इस समय उर्दू शायर मिर्जा गालिब दिल्ली में ही थे। उन्होंने इस विद्रोह को अपनी आंखों से देखा। इस विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया, वहीं हडसन सितंबर 1857 आते आते विद्रोह को दबा दिया। मिर्जा गालिब, उस समय उर्दू शायर मिर्जा गालिब दिल्ली में ही थे। इन्होंने इस विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। किस विद्रोह? 1857 के विद्रोह को दिल्ली में किसने अपनी आंखों से देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। इस विद्रोह को दबाने में कौन मारा गया? निकलसन मारा गया। 1857 का विद्रोह दिल्ली में दबाते हुए कौन मारा गया? निकलसन मारा गया। निकलसन मारा गया, लेकिन हडसन ने 1857 आते आते विद्रोह को दबा दिया। 1857 सर्वप्रथम दिल्ली के क्षेत्र में दबाया गया। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम दिल्ली के क्षेत्र में दबाया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने सोचा कि अगर मेन राजधानी में दिल्ली को विद्रोह को दबा दिया जाएगा तो सारे लोग जगह अपने आप विद्रोह शांत हो जाएगा। विद्रोह दबाए जाने के क्रम में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में जाके छुप गया। विद्रोह दबा जाने के क्रम में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गए। विद्रोह दबाए जाने के क्रम में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गए। जीनत महल की सूचना पर, जीनत महल कौन थी? बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। जीनत महल की सूचना पे बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और निर्वासित जीवन जीने हेतु रंगून भेज दिया गया, जहां रहते हुए उनका निधन 1862 में हो गया। बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में ही है। 1857 के विद्रोह दबाते के क्रम में ऐसा टाइम आया कि विद्रोह दबाने के क्रम में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में छिप गया और उसकी सूचना, जीनत महल की सूचना पे बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें घुटनों के बल बैठाया गया और उसे निर्वासित जीवन जीने के लिए रंगून भेज दिया गया, जहां रहते हुए उनका निधन 1862 में हो गया। 1857 के विद्रोह दबाते दबाते वो जब रंगून चले गए तो रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में हो गया। बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में ही है। अगला देखते हैं दोस्तों कानपुर। कानपुर का क्या हालचाल है दोस्तों? 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र कानपुर बना। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र कानपुर भी बना। कानपुर में विद्रोह की शुरुआत जून 1857 से हुई मानी जाती है। कानपुर में विद्रोह की शुरुआत जून 1857 से हुई मानी जाती है। कानपुर में विद्रोह की शुरुआत जून 1857 से हुई मानी जाती है। कानपुर में विद्रोह की शुरुआत जून 1857 में हुई मानी जाती है। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया। नाना साहेब का मूल नाम धोंतू पंत था। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया। नाना साहेब का मूल नाम धोंतू पंत था। नाना साहेब का मूल नाम क्या था दोस्तों? धोंतू पंत था। नाना साहेब का मूल नाम क्या था? धोंतू पंत था। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के निधन होने के बाद उसका दत्तक पुत्र नाना साहेब को अंग्रेजी सरकार ने पेंशन देना बंद कर दिया। दत्तक पुत्र उसको कहते हैं दोस्तों, जब अपना पुत्र ना हो तो किसी के बेटे को गोद लिया गया पुत्र को दत्तक पुत्र कहा जाता है। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के निधन के होने के बाद उनके दत्तक पुत्र नाना साहेब को अंग्रेज ने पेंशन देने से बंद कर दिया। नाना साहेब का निजी सलाहकार अजीमुल्ला थे। नाना साहेब के निजी सलाहकार अजीमुल्ला थे। नाना साहेब के निजी सलाहकार कौन थे दोस्तों? अजीमुल्ला थे। नाना साहेब के निजी सलाहकार अजीमुल्ला थे। नाना साहेब के निजी सलाहकार अजीमुल्ला थे, जो नाना साहेब के पेंशन को बहाल करवाने के उद्देश्य से लंदन गए थे। नाना साहेब के निजी सलाहकार अजीमुल्ला थे, जो नाना साहेब के पेंशन को बहाल करवाने के उद्देश्य से लंदन गए थे, लेकिन फिर भी नाना साहेब का पेंशन बहाल नहीं हो पाया, जिस कारण नाना साहेब 1857 के विद्रोह में कानपुर में से कूद पड़े। नाना साहेब से सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। कानपुर से
सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। कानपुर से सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। कानपुर से सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। कानपुर से सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। कानपुर से सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। कानपुर से सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह तात्या टोपे एक ऐसे नेता हुए जो अपने मित्र मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। कानपुर के विद्रोह को दबाने के श्रेय कैंपबेल को जाता है। कानपुर में विद्रोह को दबाने का श्रेय कैंपबेल को जाता है। और ध्यान रहे दोस्तों, कानपुर के सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे एक ऐसा नेता हुआ जो अपने मानसिंह की धोखाधड़ी के कारण ही मारे गया। कानपुर के विद्रोह को दबाने का श्रेय कैंपबेल को जाता है। कानपुर का विद्रोह दबाने का श्रेय कैंपबेल को जाता है। नोट, सती चौरा कांड संबंध कानपुर के 1857 के विद्रोह से। सती चौरा कांड का संबंध कानपुर से 1857 के विद्रोह से है। तो दोस्तों हमें लग रहा है कि एक ऐसा नोट्स बनाना चाहिए जिसमें कि किस क्षेत्र के से नेतृत्व कौन किया, सैन्य नेतृत्व कौन किया, उसको दबाया किसने, विद्रोह का शुरुआत कब हुई, विद्रोह खत्म कब हुआ। ऐसा एक नोट्स मिल जाए तो मजा आ जाए, तो वो नोट्स भी बनाने का काम करेंगे और आपको देने का भी काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो कि आपको बताना था, तात्या टोपे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तो किया था कानपुर से सैन्य नेतृत्व, लेकिन मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण वह गिरफ्तार हो गया और वो भाग के नेपाल चले गए। फिर वहां से 1 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को कानपुर के शिवपुरी में फांसी पर लटका दिया गया। उसके बाद मतलब उस टाइम 1857 में वो उनको फांसी नहीं, वो भाग गए थे। और उसके बाद झांसी की रानी को भी 1857 के विद्रोह में लड़ने में मदद किए थे। सती चौरा का संबंध कानपुर के 1857 के विद्रोह से है। अगला देखते हैं अवध और लखनऊ। अवध और लखनऊ भी 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र बना है दोस्तों। यहाँ पे विद्रोह की शुरुआत जून 1857 को मानी जाती है कानपुर और लखनऊ का। दोस्तों यहाँ हेनरी लॉरेंस नील जो सैनिक सेनापति थे वो इस विद्रोह को दबाने के क्रम में मारे गए। यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व अवध और लखनऊ, यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और उसके पुत्र बिरजिस कादिर ने किया था। अवध और लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और उसके पुत्र बिरजिस कादिर ने किया था। अवध और लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और उसके पुत्र बिरजिस कादिर ने किया था। अवध और लखनऊ के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और उसके पुत्र बिरजिस कादिर ने किया था। बेगम हजरत महल का इतिहास में महकपरी के उपनाम से जाना जाता है। बेगम हजरत महल को इतिहास में महकपरी के उपनाम से जाना जाता है। बेगम हजरत महल को इतिहास में महकपरी के उपनाम से जाना जाता है। बेगम हजरत महल को इतिहास में महकपरी के उपनाम से जाना जाता है। अवध के क्षेत्र में विद्रोह काफी शक्तिशाली रूप में देखने को मिला। इसका कारण यह था कि आम जनता 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से भाग लिया था। अवध के क्षेत्र में विद्रोह काफी शक्तिशाली रूप में देखने को मिला। इसका कारण यह था कि आम जनता 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से भाग लिया था। सबसे ज्यादा सैनिक भी 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से ही भाग लिया था। सबसे ज्यादा सैनिक 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से ही भाग लिया था। सबसे ज्यादा सैनिक 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से ही भाग लिया था। सबसे ज्यादा सैनिक 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से ही भाग लिया था। लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस नामक अंग्रेज अधिकारी मारा गया। वहीं कैंपबेल नामक अंग्रेज ने लखनऊ के क्षेत्र में 1857 को विद्रोह को दबा दिया गया। लखनऊ के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया, वहीं हेनरी नील जैसे अंग्रेज अधिकारी मारा गया। विद्रोह का अंतिम दौर बेगम हजरत महल और नाना साहेब भागकर नेपाल चले गए। ठीक है दोस्तों, नेपाल काठमांडू के जामा मस्जिद में बेगम हजरत महल को दफनाया गया। आगे देखते हैं दोस्तों अयोध्या, जिसको पहले फैजाबाद कहा जाता था, जो वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। ये दक्षिण भारत में रहने वाले थे, ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे, लेकिन ये मतलब यूपी में आके बस गए थे। कौन? मौलवी अहमदुल्ला दक्षिण भारत के रहने वाले थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सरकार के सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला था। इसे डंका शाह भी कहा जाता था मौलवी अहमदुल्ला को,
किस लिए कहा जाता था मौलवी अहमदुल्लाह को डंका सा? क्योंकि जब ये चलते थे तो आगे पीछे ढोल नगाड़े बजवाते थे, तो लोगों को लगता था कि हाँ मौलवी अहमदुल्लाह जा रहा है, लोगों को पता चल जाता था। तो इसीलिए इसे इतिहास में डंका साह भी कहा जाता है। मौलवी अहमदुल्लाह उस समय 1857 के समय 50,000 का इनामी था, 50,000 का इनामी था। अंग्रेजों ने मौलवी अहमदुल्लाह को अदम साहसी, निर्भीक और निडर बतलाया। मौलवी ने अहमदुल्लाह को अदम साहसी, निर्भीक और निडर बताया। मौलवी नहीं है, अंग्रेजों ने अहमदुल्लाह को एकदम साहसी, निर्भीक और निडर बतलाया था। मौलवी अहमदुल्लाह 1857 के विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा दिया। मौलवी अहमदुल्लाह ने 1857 के विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा दिया। बाद के दिनों के इतिहास में विद्रोह को दबाने हेतु फैजाबाद के क्षेत्र में कैंपबेल को भेजा गया। बाद के दिनों में इतिहास को दबाने हेतु फैजाबाद में कैंपबेल को भेजा गया। कैंपबेल विद्रोह को दबा दिया। फैजाबाद यही खत्म होता है। उत्तर प्रदेश के झांसी आते हैं दोस्तों, और ग्वालियर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विद्रोह के बारे में देखते हैं दोस्तों। इस क्षेत्र में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी और ग्वालियर में किसने किया था दोस्तों? मध्य प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश में किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बनारस के गोलघर में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु था या मणिकर्णिका था। इनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ था। गंगाधर राव निधन होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई अपने गोद लिए पुत्र दामोदर राव झांसी की रानी का गोद लिया हुआ पुत्र था दामोदर राव को झांसी का महाराज घोषित की। लेकिन लॉर्ड डलहौजी इस बात को नहीं माना तथा 1853 में राज हड़प नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 1853 के राज हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में झांसी को मिला लिया। तत्पश्चात रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से गुहार लगाई कि उन्हें झांसी का क्षेत्र वापस दे दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, जिस कारण रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से कूद पड़ी। झांसी के क्षेत्र से विद्रोह को दबाने के लिए जनरल ह्यूरोज को भेजा गया। जनरल ह्यूरोज से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को सिर पर तलवार लग जाने के कारण वीरगति को प्राप्त हुई। 17 जून 1858 को सिर पर तलवार लग जाने के कारण वीरगति को प्राप्त हुई रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा कहाँ है दोस्तों? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा कहाँ है दोस्तों? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा कहाँ है दोस्तों? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा कहाँ है दोस्तों? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा कहाँ है दोस्तों? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा ग्वालियर में। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली दूसरी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हुई। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली दूसरी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हुई। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली दूसरी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हुई। इस विद्रोह को शहीद होने वाले प्रथम वीरांगना अवंतीबाई लोधी हुई। वहीं इस विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना कौन हुई थी दोस्तों? वीरांगना अवंतीबाई लोधी हुई थी, जो 20 मार्च 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह को जनरल ह्यूरोज ने दबाया था। जनरल ह्यूरोज रानी लक्ष्मीबाई को 1857 के विद्रोह का अकेला मर्द की संज्ञा प्रदान किया था। जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को 1857 के विद्रोह के अकेले मर्द की संज्ञा प्रदान किया था। वहीं दोस्तों इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र से देखते हैं दोस्तों। इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। 1857 में इलाहाबाद बनारस से नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। वहीं क्षेत्र को विद्रोह को दबाने का काम कर्नल नील ने किया था, जो कि दिल्ली के क्षेत्र में, दिल्ली नहीं अवध के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए मारा गया था दोस्तों। इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। इस क्षेत्र का विद्रोह दबाने का काम कर्नल नील ने किया था। बरेली अगला दोस्तों, बरेली यहाँ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रधान खान बहादुर खान ने किया था। बरेली से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का श्रेय हडसन को जाता है।
बरेली से 1857 के विद्रोह का दबाने का श्रेय किसको जाता है? हडसन को जाता है। 1857 के विद्रोह का बरेली से दबाने का श्रेय किसको जाता है? हडसन को जाता है। फतेहपुर अगला आता है फतेहपुर। यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। अजीमुल्ला वही है जो कि कानपुर में नाना साहेब के साथ था। फतेहपुर इस विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का श्रेय जनरल रेनल्ड को जाता है। फतेहपुर यहाँ से विद्रोह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। फतेहपुर यहाँ से 1857 का विद्रोह अजीमुल्ला ने किया था। फतेहपुर से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का श्रेय जनरल रेनल्ड को जाता है। फतेहपुर से विद्रोह को दबाने का श्रेय जनरल नेड रेनल्ड को जाता है। मथुरा से विद्रोह का नेतृत्व देवी सिंह ने किया था। मथुरा से विद्रोह का नेतृत्व देवी सिंह ने किया था। दोस्तों मथुरा से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? देवी सिंह ने किया था। मथुरा से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? देवी सिंह ने किया था। मथुरा से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देवी सिंह ने किया था। मथुरा से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देवी सिंह ने किया था। मेरठ यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। मेरठ से विद्रोह का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। मेरठ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? कदम सिंह ने किया था। मेरठ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कदम सिंह ने किया था। मेरठ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कदम सिंह ने किया था। बिहार में विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को ही मानी जाती है। उस समय बिहार के देवघर के रोहिणी गांव से 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 से भी मानी जाती है। उस समय बिहार के देवघर के रोहिणी गांव से 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 से हुई मानी जाती है। उस समय बिहार के देवघर के रोहिणी गांव से 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को हुई मानी जाती है। बाद के दिनों में यह विद्रोह पटना पहुंचा। 15 में विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 से हुआ। पटना में विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 को हुआ। पटना में विद्रोह का शुरुआत 3 जुलाई 1857 को से हुआ। पटना में विद्रोह का शुरुआत 3 जुलाई 1857 से हुआ। पटना में विद्रोह का शुरुआत 3 जुलाई 1857 के हुआ। यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था। पटना से विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था। पटना से विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था, जो एक पुस्तक विक्रेता था। पीर अली कौन था? पुस्तक विक्रेता था। पटना के बाद विद्रोह दानापुर होते हुए आरा पहुंचा। 1857 में विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र आरा बना। आरा का जगदीशपुर 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र बना। यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में 13 नवंबर 1777 को हुआ था। वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 ईस्वी को हुआ था। वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 ईस्वी को हुआ था। वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 ईस्वी को हुआ था। बिहार का शेर कहा जाता है वीर कुंवर सिंह को। वीर कुंवर सिंह एक जमींदार हुआ करते थे। इन्होंने आरा के जगदीशपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों को बहाल कर दिया। वीर कुंवर सिंह बिहार से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंचे और रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत महल के साथ मिलकर अंग्रेजों को कई चुनौती दिया। वीर कुंवर सिंह ने 1857 में विद्रोह का राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने का काम किया। 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह संघर्ष अंग्रेज अधिकारी ली ग्रांट के साथ हुई। 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेजी अधिकारी ली ग्रांट के साथ हुई। 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेजी अधिकारी ली ग्रांट के साथ हुआ। 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेजी अधिकारी ली ग्रांट के साथ हुआ। इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह की जीत हुई। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ली ग्रांट के साथ लड़ते हुए वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हुए। और 26 अप्रैल 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। ली ग्रांट के साथ 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेजी अधिकारी ली ग्रांट के साथ हुआ और इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह जीत गए। इसी कारण 23 अप्रैल को हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ली ग्रांट के साथ लड़ते हुए वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गया और 26 अप्रैल 1858 को वीरगति को प्राप्त हुए। वीर कुंवर सिंह के निधन होने के बाद उसके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला, लेकिन कुछ दिनों बाद अंग्रेजी अधिकारी विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर ने बिहार में होने वाले विद्रोह को 1857 की क्रांति को दबा दिया। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने 1857 की क्रांति बिहार में होने वाले 1857 की क्रांति को दबाने का श्रेय किसको जाता है? विलियम टेलर और विंसेंट आयर बिहार के में 1857 की क्रांति को दबाने का श्रेय जाता है विलियम टेलर और विंसेंट आयर को।
वहीं दोस्तों असम को देखते हैं। असम 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 यहाँ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मनीराम दत्त ने किया था। असम से विद्रोह का नेतृत्व मनीराम दत्त ने किया था। असम से विद्रोह का नेतृत्व मनीराम दत्त ने किया था। असम से विद्रोह का नेतृत्व मनीराम दत्त ने किया था। मनीराम दत्त ने असम से विद्रोह का नेतृत्व किया था। ओडिशा के संबलपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया था। सुरेंद्र साई ने किया था। वहीं ओडिशा के गंजाम क्षेत्र से नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेन ने किया था। ओडिशा के संबलपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया था। ओडिशा के संबलपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया था। ओडिशा के संबलपुर के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया था। वहीं ओडिशा के गंजाम क्षेत्र से नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेन ने किया था। राधा कृष्ण दंड सेन ने गंजाम क्षेत्र ओडिशा के गंजाम क्षेत्र से किया था। वहीं ओडिशा के संबलपुर से 1857 का नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया था। मध्य प्रदेश दोस्तों अगला मध्य प्रदेश के जबलपुर से 1857 का क्रांति का नेतृत्व रघुनाथ शाह और मंदसौर से फिरोज शाह ने किया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व रघुनाथ शाह ने किया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व रघुनाथ शाह ने किया था और मंदसौर से फिरोज शाह ने किया था। महाराष्ट्र 1857 का नेतृत्व किसने किया था? रंगोजी बापू ने किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व महाराष्ट्र से रंगोजी बापू ने किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व महाराष्ट्र से रंगोजी बापू ने किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व महाराष्ट्र से रंगोजी बापू ने किया था। रंगोजी बापू ने किया था। वहीं राजस्थान के कोटा से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह नामक दो भाई ने किया था। राजस्थान के कोटा से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह नामक दो भाई ने किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व राजस्थान के कोटा से किया था। पंजाब यहाँ से 1857 का नेतृत्व वजीर खान ने किया था। 1857 का नेतृत्व पंजाब से वजीर खान ने किया था। पंजाब से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वजीर खान ने किया था। वजीर खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? पंजाब से किया था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व राजा प्रताप सिंह ने किया था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व राजा प्रताप सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह होने का असफल होने के कारण को देखते हैं दोस्तों। इस विद्रोह का राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व करता नहीं था। 1857 के विद्रोह का असफल होने का कारण क्या था? इस विद्रोह का राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व करता नहीं था। स्पष्ट लक्ष्य की कमी होना, शिक्षित और मध्यम वर्गीय लोगों को इस विद्रोह को आपको तटस्थ रखना, शिक्षित और मध्यम वर्गीय लोगों का इस विद्रोह से अपने आप को तटस्थ रखना। यहीं तक कुछ ज्यादा पढ़े लिखे गुरुजी लोग यहाँ तक कि ये कर रहे थे कि मंदिर में जाके भगवान से विनती कर रहे थे कि इसमें अंग्रेजों की जीत हो। 1857 के विद्रोह में शिक्षित अनुभवी लोग, इसमें ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो हो जाते हैं, वो लोग मतलब मंदिर में प्रेयर कर रहे थे कि इसी युद्ध में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की जीत हो। सिपाहियों में आपसी एकता की कमी, अवध के सिपाही, बिहार के सिपाही और बंगाल के सिपाही जहां अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गोरखा, पठान और सिख सिपाही अंग्रेजों के साथ दे रहे थे। ध्यान रहे दोस्तों, बिहार के सिपाही, बंगाल के सिपाही, अवध के सिपाही अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गोरखा, पठान और सिख सिपाही अंग्रेजों के साथ दे रहे थे। देसी रियासत के राजा महाराजाओं में आपसी एकता की कमी, जहां एक तरफ अवध की रानी, झांसी की रानी, कानपुर के नवाब के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के निजाम, बिहार के दरभंगा महाराज, कश्मीर के राजा, भोपाल के महाराज, ग्वालियर के सिंधिया इत्यादि अंग्रेजों का साथ दिया। दोस्तों, बिहार के दरभंगा महाराज, हैदराबाद के निजाम, कश्मीर के राजा, भोपाल के महाराज, ग्वालियर के सिंधिया परिवार के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। और किसने खास साथ दिया था? सिपाहियों में गोरखा, पठान और सिख सिपाहियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 में विद्रोह अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने दिया था। दोस्तों, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ ग्वालियर के सिंधिया ने दिया था। इसका परिणाम क्या निकला दोस्तों 1857 की क्रांति का? भारत से ब्रिटिश कंपनी का शासन का अंत हो गया। 1857 के क्रांति के बाद भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासक की स्थापना हुई। भारत से मुगल सत्ता का अंत हो गया। दोस्तों, 1857 की क्रांति का ही परिणाम था। सेना का पुनर्गठन किया गया। सेना के पुनर्गठन को लेकर पील कमीशन आयोग का गठन हुआ। सेना का पुनर्गठन किया गया, इसको लेकर पील कमीशन का
आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने यूरोपीय सेना में यूरोपियों संख्या में वृद्धि की और भारतीयों की संख्या में कमी की। वैसे सैनिक जो विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया उसे लड़ाकू सैनिक घोषित किया गया। लड़ाकू सैनिक घोषित किया, जैसे पंजाब के सिख सैनिकों ने, गोरखा सैनिकों ने, और किसने दिया था दोस्तों? सिख, गोरखा और पठान। सिख और गोरखा सैनिकों ने को लड़ाकू घोषित किया गया। सिख, गोरखा और पठान सैनिकों को लड़ाकू घोषित किया गया। वैसे सैनिक जो विद्रोह कर रहे थे उन्हें गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। जैसे अवध, बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। भारत में राष्ट्रवाद का विकास 1857 की क्रांति के फलस्वरूप हुआ। 1857 के विद्रोह के कारण भारतीय भाषा में लिखे जाने प्रथम विद्वान सैयद अहमद खान हुए। 1857 के विद्रोह के कारणों को पर भारतीय भाषा में लिखे जाने वाले प्रथम विद्वान सर सैयद अहमद खान हुए। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखे जाने वाले प्रथम विद्वान सर सैयद अहमद खान हुए। इस पर कुछ बुक्स लिखे गए हैं दोस्तों, उसको हम लोग याद करने का काम करेंगे। ये तो याद करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको शॉर्ट्स में भी देखने को मिलेगा ये सारे बुक को एक साथ। तो आप लोग प्लीज नहीं बोलेंगे, मतलब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सीरियस रूप से रिवीजन वगैरह करना चाहते हैं तो। 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी है? यशवंत सेन ने। 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी है? यशवंत सेन ने। 1857 नामक 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी है? यशवंत सेन ने। आवर क्राइसिस, डब्ल्यू टेलर। आवर क्राइसिस, डब्ल्यू टेलर। आवर क्राइसिस, डब्ल्यू टेलर। आवर क्राइसिस किसने लिखी? डब्ल्यू टेलर ने। आवर क्राइसिस, डब्ल्यू टेलर ने। आवर इंडियन मुस्लिम्स, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने। डब्ल्यू हंटर ने, हंटर ने। आवर इंडियन मुस्लिम्स, 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 हंटर ने। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वी डी सावरकर। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वी डी सावरकर। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी? वी डी सावरकर ने लिखी। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी? वी डी सावरकर ने लिखी। दुर्गेश नंदनी, दुर्गेश नंदनी, दुर्गेश नंदनी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दुर्गेश नंदनी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, सर सैयद अहमद खान है। द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, सर सैयद अहमद खान है। रिवेलियन 1857, पीसी जोशी ने। रिवेलियन 1857, पीसी जोशी ने। रिवेलियन 1857, पीसी जोशी ने। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी.आर. होल्मेस ने। टी.आर. होल्म्स ने। टी.आर. होल्म्स ने। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनिटी, टी.आर. होल्म्स ने। द सिपो म्यूटिनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार ने। द सिपो म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार ने लिखी। आरसी मजूमदार ने लिखी दोस्तों। तो यही थे 1857 का विद्रोह, जो कि पूरी तरीके से रिवीजन कर लिए हैं। इसको याद भी करेंगे दोस्तों, मतलब याद तो एक तरह से आप लोगों को भी हो गया होगा अगर क्लास किए होंगे ज्ञान बिंदु में, तो याद भी हो गया होगा। और इसी तरीके से अलग अलग चैप्टर का रिवीजन का वीडियो आपके साथ आता रहेगा, और लाइव स्टडी तो कर ही रहे हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से हमारा क्रम चलता रहेगा। और बता दें कि ये कोई हम पढ़ा नहीं रहे हैं या कुछ बता नहीं रहे हैं, बस रिवीजन के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि आप रिवीजन के लिए ये वीडियो को कहीं अगर दूर हैं तो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।